दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम डन। मैं शोभित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मैं आज आपको करंट इशू डिस्कस में भारत के स्पेस सेक्टर में उपलब्धियों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में जो भारत के इसरो के द्वारा SSLV लॉन्च किया गया है, इसके बारे में अभी चर्चाएं चल रही हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, इसरो के इतिहास के बारे में जानेंगे, कैसे कैसे भारत में इसरो ने उपलब्धियां हासिल की हैं और भारत को एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचा है। भारत की जो उपलब्धियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल वाली रही हैं, क्योंकि भारत पहले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करता था स्पेस सेक्टर में। कैसे क्योंकि भारत आज़ादी से अभी वही आया था कि भारत के चंगुल से बाहर ही आया था कि हमें स्पेस सेक्टर में अपना नाम कमाना था। इस वजह से भारत ने इस उपलब्धियों को हासिल करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम आगे अपने दिखाए हैं और इसरो की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चलिए करंट इशू डिस्कस में इसका डिस्कशन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, करंट इशू डिस्कस में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें उपलब्धियां हासिल की हैं जो इसरो के द्वारा की गई हैं। अभी हाल ही में जो इस NSIL द्वारा जो एक पब्लिक इंटरप्राइजेज है, पब्लिक सेक्टर की इंटरप्राइजेज है, उसने एक SSLV लॉन्च किया है। NSIL यह है भारत का एक कमर्शियल व्हीकल की तरह भी काम करता है। कैसे कि भारत में जितनी भी बाहर से सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं तो उनको कमर्शियली पैसे लेते हैं, उनसे डॉलरों में पैसे लेते हैं, तो उनकी हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। ये काम देखता है सब NSIL। अंडर में किसके आता है? इसरो के ही अंडर में आता है इसरो के अंडर में ही है, सारा काम इसरो ही करता है, लेकिन फिर भी इसमें NSIL का हमने विभाग बना रखा है इस वजह से, तो ये काम यही करता है। अब इसरो के जो स्पेशलाइज एजेंसी के बारे में भी हम जान सकते हैं, ये कि इसरो की स्पेशलाइज एजेंसी है। अब जो भारत के अंदर जितने भी स्पेस सेक्टर में जितनी भी उपलब्धियां हासिल की हैं इसरो के द्वारा की गई हैं। अब इसरो के इतिहास के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत का इतिहास कैसा रहेगा। अब आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि साराभाई और डॉक्टर कलाम, जो हमारे मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसरो को स्थापित करने के लिए। डॉक्टर विक्रम साराभाई एंड कलाम, उस टाइम की आप फोटो देख सकते हैं 1965 की, 1965 की तस्वीर है। और उस टाइम पे जब हम आज़ादी के चुंगल से बाहर निकले थे तो हमने सबसे पहले अंग्रेजों के चुंगल से बाहर निकले थे, तो सबसे पहले हमने इस इसरो के सेक्टर में अपने आप को उपलब्ध हासिल करने के लिए हमारे जो विक्रम साराभाई हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब आप देख सकते हैं कैसे हमारे देश की इसरो की कैसे इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है कि सबके पास होते थे, कोई विदेशी था उनके पास व्हीकल होते थे ले जाने के लिए, लेकिन हमारे पास व्हीकल था हमारी साइकिल। हम इससे साइकिल पर अपना एक सबसे पहले एक रॉकेट को लॉन्च करने के लिए लेके जा रहे हैं। कैसे अब भारत ने स्ट्रगल करके आज उपलब्धियों को हासिल कर रहा है, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। उसके बाद हमने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हम देख सकते हैं बेल बुग्गी में इसको लेके जा रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल स्टोरी रही है इसरो की कि कैसे भारत ने बहुत अपनी उपलब्धियों को हासिल करके आज स्पेस सेक्टर में अपना बहुत ज़्यादा नए नए मिशन लॉन्च कर रहा है, नई नई उपलब्धियाँ हासिल कर रहा है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे इसरो का स्ट्रक्चर होता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर रखती है कि प्राइम मिनिस्टर होगा, स्पेस कमीशन होगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस होगा। अब ये जो एंट्रिक्स है और NSIL है, ये भारत में इसरो की एक कॉमर्शियल व्हीकल है। कॉमर्शियल व्हीकल का मतलब मान सकते हैं कि ये एक ऐसी कंपनियाँ हैं, जैसे हम इनको प्राइवेट के सेक्टर में भी मान सकते हैं कि भारत में जैसे अमेरिका में क्या हो गया, एक स्पेस हो गया और स्पेसएक्स हो गया, एक और भी उसकी कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है। ऐसे ही भारत में एंट्रिक्स और NSIL ये भी प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा योगदान अपना देती हैं। अब जो NICL है ये कॉमर्शियल व्हीकल है कि दूसरे देशों की हम सैटेलाइट को इनके द्वारा हम लॉन्च करते हैं, तो ये ला के देती हैं और डॉलरों में हम इनसे पैसा लेते हैं दूसरे देशों से। तो ये सब इसका स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं इसमें इसरो के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब मैं जो आपको इनके बारे में बातें बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो रॉकेट होते हैं वो किस किस स्टेज तक आगे बढ़ते आए हैं और अब तक का इनका इतिहास क्या रहा है। सबसे पहले जो हमारा स्टेज वो था, रॉकेट था जिसके द्वारा हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, वो था SLV, स्मॉल लॉन्चर व्हीकल या सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल। अब इसका जो पेलोड था वो सिर्फ 45 किलोग्राम था, मतलब ये सिर्फ 45 किलोग्राम के वजन को ही ऑर्बिट में स्थापित कर सकता था। जितनी भी सैटेलाइट होगी हमारी 45 किलोग्राम की होगी, तो उस तक ही वो ऑर्बिट में स्थापित कर सकता था। अब फिर हम उसके बाद
1987 में 24 मार्च को ASLV लॉन्च किया तो उसका पेलोड बढ़ गया और जो 150 किलोग्राम की हमने सैटेलाइट को लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। फिर PSLV आया। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा लॉन्चर व्हीकल है कि इसने 1 टन तक, लगभग 10 कुंटल 1 टन तक इसने हमारे पेलोड को ले जाना स्टार्ट कर दिया अंतरिक्ष में और इसको स्थापित करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो PSLV है, ये पोलर सिस्टम, ये पोलर ऑर्बिट में घूमता है, चक्कर लगाता है, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। तो आप इसको देख सकते हैं 1993 में इसकी स्थापना की गई थी 20 सितंबर को। तो ये जो हमारा, ये किस्म से इसे घोड़ा मान सकते हैं आप, कि जैसे घोड़ा होता है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, तो यही एक इसरो का एक घोड़ा भी कहा जाता है कि इसरो का घोड़ा किसे कहा जाता है, PSLV को। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं फिर GSLV आया। GSLV का जो हमने इसमें 2 टन, लगभग 2 टन तक हम इसका पेलोड ले जा सकते हैं, अंतरिक्ष में स्थापित कर सकते हैं और इसकी जो मैक्सिमम ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हम इसको वो दूर तक ले जा सकते हैं, जैसे जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में इसको स्थापित कर सकते हैं, लगभग धरती से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अब फिर हमने मार्क 3 इसमें पेलोड को बढ़ा दिया और इसकी हमने GTO को बढ़ा दिया, मतलब इसमें 36,000 किलोमीटर तक का लगभग इसको लेके चले गए हम, ऑर्बिट में इसको स्थापित कर दिया। इसकी जो स्थापना हुई थी 2017 में की गई थी। तो भारत की ये उपलब्धियाँ रही है रॉकेट के मामले में कि भारत ने कैसे कैसे भारत ने पहले LEO या लो अर्थ ऑर्बिट को और फिर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट को हमने आकाश में उपलब्धियाँ हासिल की हैं। ये इसरो के द्वारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम भारत के द्वारा लिए गए हैं। तो ये लॉन्चर व्हीकल है जो मैंने आपको भी इस वीडियो में बताया। अब मैं आपको इनके जो किलोग्राम की अक्षमता रही है और 150 किलोग्राम, फिर PSLV एक्सल रहा है, मार्क 3 रहा है, GSLV मार्क 2 रहा है, ये सब इनके बारे में मैंने आपको इसमें भी बताया है और इसमें भी कुछ बता सकता हूँ। तो लो अर्थ ऑर्बिट में SLV के द्वारा स्थापित करी जाती है सैटेलाइट और ASLV के द्वारा लो ऑर्बिट में स्थापित की जाती है। 150 किलोग्राम तक हम पेलोड ले जा सकते हैं और जो PSLV है ये 475 किलोमीटर धरती से हम इसको पोलर सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। अब इसका जो पेलोड है वो 1860 किलोग्राम। अब जो इसमें GSLV मार्क 2 है वो 2200 किलोग्राम इसको ले जा सकता है और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में ट्रांसफ़र कर सकता है। कैसे? जो हमारी जियोसिंक्रोनस और ट्रांसफ़र ऑर्बिट है वो कहाँ है, वो 36,000 किलोमीटर है, लगभग धरती से 36,000 किलोमीटर। ऐसे ही GSLV मार्क 3 है। ये सब स्टेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि भारत में जो सैटेलाइट है या दुनिया की जो सैटेलाइट है वो कैसे चक्कर लगाती है। वो चक्कर लगाती है इक्वेटर के आसपास, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। लो अर्थ ऑर्बिट हो गया या जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट हो गया, ये दोनों के दोनों जो ऑर्बिट होते हैं या दोनों के दोनों पाथ होते हैं, ये इक्वेटर के ऊपर ही चक्कर लगाते हैं। इनका पाथ अलग नहीं होता और जिस देश की वो सैटेलाइट को लॉन्च होती है उसी सैटेलाइट को वो ऑर्बिट के ऊपर ही फोकस रखते हैं, क्योंकि वो उसके देश के ऊपर ही रहेगा। अब पोलर सैटेलाइट की होती है, क्योंकि कुछ देश पोलर के उसमें भी तो आते हैं इधर गिर्द, तो वो पोलर के PSLV है, हमारे पास तो PSLV है, लेकिन और देशों के पास अलग से उनके रॉकेट होंगे। तो ये सब देख सकते हैं आप। अब जो लो अर्थ ऑर्बिट और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट की जो ऊंचाई है, लो अर्थ ऑर्बिट की 1000 से कम किलोमीटर तक की, धरती से लेकर 1000 किलोमीटर तक के लो अर्थ ऑर्बिट को माना गया है। 10,000 किलोमीटर तक का आपका ME यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट को माना गया है और GEO यानी जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट को 36,000, लगभग 35,768 किलोमीटर दूर तक माना गया है। तो यहाँ तक हम सैटेलाइट को हम अपनी छोड़ते हैं, दुनिया भी छोड़ती है और हम भी छोड़ते हैं, हमने भी छोड़ रखी है। तो ये आप सब सैटेलाइट है जो भारत के निगरानी कर रहे हैं। वैसे भारत के ऊपर तो कि जो देखा गया है कैसे भारत ने उपलब्धि हासिल की है और भारत का जो नाविक है वो हमारी जो नेवी सिस्टम है उसको फोकस किए हुए है। एक मिशन है वो 36,000 किलोमीटर पे रही। अब जो पाथ होता है, जो भारत के द्वारा जो पाथ अपनाया जाता है सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, वो आप देख सकते हैं इस वीडियो में। इस सैटेलाइट के द्वारा कैसे कैसे ऑर्बिट को देखा जाता है। अब सबसे पहले जो हमने जो GSLV अगर हमने लॉन्च किया, GSLV के थ्रू लॉन्च किया, तो वो हमने सीधा ऑर्बिट में इक्वेटर के ऊपर ही तो लॉन्च किया।
और वो जो लॉन्च किया है वो इक्वेटर के ऊपर लॉन्च किया। तो आप देख सकते हैं JSLV ये सीधा इक्वेटर के ऊपर जाएगा। इक्वेटर के ऊपर हमने दक्षिण भारत में ही क्यों लिया, क्योंकि दक्षिण भारत का जो इलाका है वो इक्वेटर के बहुत नज़दीक होता है, इस वजह से हम इसको दक्षिण भारत से ही लॉन्च करते हैं। इक्वेटर के ऊपर ही तो लॉन्च करनी होती है। अब PSLV को पोलर के ऊपर, अब ये जो PSLV है आप ये देख सकते हैं, जो PSLV का रॉकेट है ये पोलर का रॉकेट है, ये जो श्रीलंका को यहाँ से बचाते हुए निकल रहा है। लेकिन अभी हाल ही में भारत ने नया स्पेस स्टेशन खोलने की अनुमति प्रदान की है, वो दक्षिण में ही है। ये आप दूसरे स्लाइड में देख सकते हैं। तो यहाँ से हम अब नया स्पेस स्टेशन खोलेंगे, यहाँ से लॉन्च किया करेंगे रॉकेटों को और स्टेशन में ऑर्बिट में इसको स्थापित किया करेंगे। तो ये यहाँ से श्रीलंका के ऊपर हमने इस वजह से नहीं लगाया, क्योंकि पहले तो क्या होता था कि श्रीलंका का इसको बचाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती थी, तो थोड़ा सा उसका पाथ डिफरेंस में करना पड़ता था। अब जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हमने जो अभी हाल ही में 7 अक्टूबर को यानी 7 अगस्त को हमने लॉन्च किया है, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे भारत ने इसकी उपलब्धि को हासिल किया है, कैसे इसरो के द्वारा इस उपलब्धि को हासिल किया है। क्योंकि अभी जो भारत का अमृत महोत्सव चल रहा है भारत के अंदर, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों से कुछ लड़कियों ने सैटेलाइट बनाई है और उसको पेलोड ले जाके SSLV द्वारा उसको लॉन्च किया गया है लो अर्थ ऑर्बिट में। तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं कि कैसे कैसे SSLV का कॉन्फ़िगरेशन है, कितने इसका डायमीटर है, कितनी मोटी है, कितना चौड़ा है, कितना इसका पेलोड का वजन हो सकता है। तो ये लॉन्च व्हीकल है, ये अभी हाल ही में इसका नया बना है। जैसे आपका PSLV है, SLV है और GSLV है, ऐसे ही अब हो गया SSLV। SSLV का मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मैंने आपको पहले जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बताए हैं, ये भी एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ही है जो इसरो के द्वारा भी हाल ही में बनाई। PSLV और SSLV में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? अब देखिए, जो PSLV की जो हाइट है वो लगभग 44 मीटर है, और जो हमारे जो SSLV की हाइट है वो 34 मीटर है, इससे 10 कम। डायमीटर कितना है, मतलब इसकी मोटाई कितनी है, 2.8 मीटर, और इसकी जो डायमीटर है इसका 2 मीटर, इससे कम मोटा है। अब स्टेज इसकी एक नहीं है, इसकी भी स्टेज 3 है। नंबर ऑफ स्टेज कितने हैं इसके, 4 हैं, इसकी स्टेज नंबर ऑफ स्टेज 3 है। अब जो लिफ्ट ऑफ मास है, कितने क्विंटल, कितना टन वजन ये ले जा सकता है, ये 320 टन का वजन है, ये 120 टन का वजन ले जा सकता है। अब जो पेलोड कैपेसिटी है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है पेलोड कैपेसिटी। पेलोड कैपेसिटी आपकी जो PSLV की है वो सबसे ज़्यादा है, इससे सबसे ज़्यादा तो नहीं लेकिन SSLV से ज़्यादा ही है। 1750 किलोमीटर का PSLV ले जा सकता है पेलोड, और SSLV का है 10 से 500 किलोग्राम तक बस, और 500 किलोमीटर तक का ही ले जा सकता है, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में ही स्थापित कर सकता है। अब यहाँ आप इसका जो PSLV और SSLV में अंतर देख सकते हैं। अब ये मैंने सब आपको बता दिया है कि लो कॉस्ट व्हीकल है, क्योंकि इसमें भारत के द्वारा जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, अब कोई भी होगा क्योंकि कम से कम खर्चा करना ही चाहेगा ना किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, भारत के द्वारा भी यही किया गया। पहले हमें PSLV को लॉन्च करना पड़ता था कि छोटी से छोटी सैटेलाइट को हम लेके आते थे, भाई PSLV ले आओ, PSLV को लिया है, उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा था, उसमें ईंधन ज़्यादा लगता था, उसकी पेलोड कैपेसिटी इतनी है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो हम छोटी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमारे पास स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नहीं था। अब भारत के द्वारा ये उपलब्धि भी हासिल कर ली गई है। अब आप देख सकते हैं कि जो भी मतलब इसका स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का जो स्ट्रक्चर है, ये सब आप इसमें देख सकते हैं। इस बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा कि भारत में जितनी भी सैटेलाइट हम लॉन्च करेंगे, जैसे कि छोटी से छोटी और 500 किलोग्राम तक की हम सैटेलाइट को हम इसमें पेलोड के द्वारा हम ले जा सकते हैं। अब जो हमारे इसरो के द्वारा जो उपलब्धियां हैं वो तो हमने उसकी बात कर ली, लेकिन आगे आने वाले मिशन के बारे में भी बात करते हैं कि कैसे भारत का इसरो के द्वारा जो फ्यूचर में जो मिशन होंगे वो कैसे कैसे होंगे और क्या क्या होंगे। गगनयान मिशन सबसे मेन इंपॉर्टेंट मिशन, गगनयान मिशन। गगनयान मिशन है कि हम भारत जैसे अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISA है, ऐसे ही भारत का भी एक ISA होगा जिसे हम गगनयान कहते हैं। गगनयान, गगन में यान होगा। एक आदित्य L1 सोलर मिशन है, ये आदित्य L1 ये लार्जेस्ट पॉइंट पे जाएगा सन के, ये सन को ऑर्बिट करेगा और उसके कहाँ तक जाएगा, लारेंज पॉइंट पर जाएगा आदित्य L1 मिशन। चंद्रयान मिशन 3, आपने चंद्रयान 2 के बारे में तो सुना ही होगा, जो भारत की एक बहुत ही ज़्यादा
बहुत ही ज़्यादा स्थिति हो गई थी कि भारत के द्वारा जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था तो वो हमारा मिशन फेल हो गया था। अब चंद्रयान 3 मिशन भेज रहे हैं। हमारा ऑर्बिट तो जुगातू काम कर रहा है कहाँ पे, चंद्रमा पे, लेकिन जो लैंडर था, जो विक्रम लैंडर था, वो हमारा जो है मिशन फेल हो गया था वहाँ पे। अब शुक्रयान है, एक हम शुक्र पे मिशन भेजने वाले हैं, मंगलयान मिशन 2 भेजने वाले हैं। 2014 में एक मंगलयान हमने भेज दिया था। अब हम 2000 अब इसके भी हम जो मंगलयान मिशन 2 है इसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये इसरो के फ्यूचर मिशन है जो मैंने आपको इसके बारे में बताया, ये सब आप देख सकते हैं। अब इसके बजट एस्टिमेट के बारे में बात करते हैं कि भारत कितना स्पेंड करता है बजट में। इसरो के द्वारा जो बजट वहन किया जाता है वो 13,139 करोड़ रुपए का, जो हमारा 2019 का मैं डाटा लेके आया हूँ। तो 2019 तक का जो हमारा डाटा है वो 13,139 करोड़ का बजट रहा है। अब जो ये बजट वैसे बढ़ता ही गया है भारत का, 2015 से 16, 17, 18, 19, 20 तक बढ़ता ही गया है। अब भारत का जो इस बार भी बजट होने वाला है, क्योंकि हमारे जो मिशन है 2024-25 के जो मिशन है उनमें भी अब बजट लगभग 20,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। अब जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो भारत का स्पेस स्टेशन है और भारत की स्थिति है, तो दूसरे देशों के मुकाबले हम कहाँ लाई करते हैं, तो दूसरे देशों के मुकाबले हम लगभग 6ठे नंबर पर 7वें नंबर पर आते हैं स्पेस के मामले में, कि कैसे भारत स्पेस में अपने बजट को स्थापित करता है, कैसे भारत स्पेस में अपना स्पेंड करता है, खर्चा करता है। यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज़्यादा खर्चा करता है अपने स्पेस को प्रमोट करने के लिए, सबसे ज़्यादा नासा के द्वारा किया जाता है, लगभग $20 बिलियन, और भारत के द्वारा $0.91 बिलियन। तो आप देख सकते हैं कि हम लगभग 6 जो देश हैं उनसे नीचे ही हैं, वरना जर्मनी से, साउथ कोरिया से, इटली से, कनाडा से, स्पेन से, यूनाइटेड किंगडम से, बल्कि तो हम उनसे तो ऊपर हैं। इसरो ने यहाँ तक की उपलब्धि हासिल की है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए खुश की बात है कि हम 7वें नंबर पर भी हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें, कि ताकि दूसरों को भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिले, और सब्सक्राइब जरूर किया करें, और आगे आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन आती है सबको पता चलेगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिए अपना सभी।